हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूजा, आपके अपने चैनल हिंदी है हम के साथ। दोस्तों, पेपर आने वाले हैं, है ना। पहला पेपर हिंदी का ही है और मैं ले आई हूँ आपके लिए पूरे 10 सालों के क्वेश्चन पेपर। शुरुआत करते हैं 2024 के सेट ए से। ये है हमारे पास 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और बिल्कुल टाइम ना गंवाते हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी के निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर पर उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। इसका उद्देश्य पोषक अनाज के टिकाऊ उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के साथ इसके उपभोग के लिए लोगों को प्रेरित करना है। राष्ट्रीय स्तर पर अब किसी को संदेह नहीं रह गया है कि मोटे अनाज का उत्पादन, खपत, प्रसंस्करण, निर्यात और इसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना तय है। मोटे अनाज केवल भविष्य ही नहीं है, मोटे अनाज का समृद्ध इतिहास भी रहा है। मोटे अनाज में मुख्य तौर पर ज्वार, बाजरा, महुआ, जौ, कोदो, सावा, बाजरा, कुटकी, कांगनी जैसे अन्य शामिल हैं। इन्हीं श्री अन्न या कदन भी कहते हैं। श्री अन्न भारत और दुनिया के लोगों द्वारा खेती और उपभोग किए जाने वाले सबसे शुरुआती अनाजों में से एक है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से अनाजों के उत्पादन पर असर दिखने लगा है। भविष्य में अति विषम जलवायु का अनुमान लगाया जा रहा है। कदन फसलें ऐसी जलवायु में अच्छी साबित हो सकती हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने भी मोटे अनाज के महत्व को समझा है। मोटे अनाज समझा है। अनेक मोटे अनाज की खेती कम पानी और विषम जलवायु में भी संभव है। जलवायु और जमीन के हिसाब से मोटे या पोषक अनाजों की खेती को बढ़ावा देने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ये अनाज किसानों के लिए ज्यादा कारगर हो सकते हैं क्योंकि मोटे अनाज के उत्पादन में लागत कम आती है। ये फसलें मिट्टी की कमियों के प्रति भी संवेदनशील हैं तथा इन्हें कम जलोढ़ या लोमी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। इन्हें जल, उर्वरक और कीटनाशकों की न्यूनतम जरूरत पड़ती है। मोटे अनाज की खेती कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती है। मोटे अनाज के सेवन से स्वास्थ्य सुदृढ़ हो सकता है। ये अनाज अपने उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और लौह तत्व जैसे खनिजों के कारण गेहूं और चावलों की तुलना में कम खर्चीले और पौष्टिक रूप से बेहतर होते हैं। मोटापा और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न, मोटे अनाजों को भविष्य का भोजन क्यों कहा गया है। इसमें पहला ऑप्शन है, भविष्य में केवल इन्हीं की खेती संभव होने के कारण। अगला प्रश्न है, तेजी से बदलती जलवायु परिस्थितियों में भी इनकी खेती संभव होने के कारण। अगला है, कम लागत में अधिक पैदावार होने के कारण। और फिर डी ऑप्शन है, विश्व को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता के कारण। देखिए, हमने इसमें इस पैराग्राफ में पढ़ा था कि कृषि वैज्ञानिकों ने मोटे अनाज के महत्व को समझा है। अनेक मोटे अनाज की खेती कम पानी और विषम जलवायु में भी संभव है ना। तो जलवायु और जमीन के हिसाब से मोटे और या पोषक अनाजों की खेती को बढ़ावा देने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अब देखिए, हम बढ़ावा कब दे सकते हैं, है ना। जब देंगे ना, जब खेती होगी अच्छी, अच्छी फसलें, संपन्न फसलें हमारे पास आएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, मोटे अनाज को भविष्य का भोजन क्यों कहा गया है, क्योंकि हम तेजी से बदलती जलवायु परिस्थितियों में भी इसकी खेती होने की संभावना वो बनी रहती है। संभावना के कारण इसे भविष्य का भोजन कहा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष की घोषणा का उद्देश्य क्या है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। पहले पैराग्राफ में दिया गया है कि मोटे अनाज के सेवन और उत्पादन के लिए प्रेरित करना। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। मोटे अनाज के सेवन और उत्पादन के लिए प्रेरित करना, ये अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष की घोषणा का उद्देश्य होगा। इसमें तीसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कदन्न फसलें क्यों महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाए जा सकने के कारण, विषम जलवायु में भी खेती की जा सकने के कारण, खाद और कीटनाशक दवाइयों की जरूरत कम पड़ने के कारण, लोगों के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के कारण। देखिए, जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कदन्न फसलें महत्वपूर्ण सिद्ध इसलिए हो जा सकती हैं क्योंकि विषम जलवायु में भी इनमें खेती की जा सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसानों के लिए कदन फसलें लाभकारी हैं क्योंकि इन्हें लगाने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, इन्हें बार बार पानी नहीं देना पड़ता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग अधिक है और इनके उत्पादन में लागत कम आती है। देखिए किसान फसलें कौन सी करेगा जिसमें कम पैसा लगाना पड़े और ज्यादा मोटा प्रॉफिट आए, है ना। तो ये आपके पैराग्राफ में भी दिया गया है और आंसर नंबर 4 तो उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि इनके उत्पादन में लागत कम आती है, इसलिए हमें कदन फसलें किसानों के लिए लाभकारी होती हैं। आगे अगला प्रश्न है, ये फसलें मिट्टी की कमियों के प्रति कम संवेदनशील हैं, इसका क्या अर्थ है। देखिए ये फसलें मिट्टी की कमियों के प्रति कम संवेदनशील इसलिए हैं क्योंकि ये कम गुणवत्ता वाली जो मिट्टी है उनमें भी इन्हें लगाया जा सकता है ना। तो सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, कम गुणवत्ता वाली मिट्टी में भी इन्हें लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गेहूं चावल जैसे अनाजों की तुलना में मोटा अनाज क्यों बेहतर है। क्योंकि ये कम लागत के साथ और पौष्टिकता से भरपूर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, कम लागत और पौष्टिकता से भरपूर होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी लेकर चल रही हूँ क्योंकि इसलिए पूरा प्रश्न पेपर करने में एक तो सीरीज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, दूसरा ये कि अगर मैं बीच बीच में रुक रुक करके थोड़ा ज्यादा समय लूंगी तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच जाएगा और आपको ये उबाऊ और बोरिंग लगने लगेगी, है ना। तो आप पॉज करके करके भी इसे बीच में अपने आंसर खुद से देने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा, है ना। क्योंकि मैं बार बार पैराग्राफ पर जाऊं और बार बार क्वेश्चन पर आऊं ये थोड़ा सा पॉसिबल तो है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये सीरीज बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोटे अनाज को पोषक अनाज या सुपरफूड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होने के कारण हम इसे सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये भी हमारे सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। मोटे अनाज की लोकप्रियता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है भाई, गुणवत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करके, है ना। क्योंकि इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करके इसकी लोकप्रियता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन की, अब कथन क्या है, कदन की फसल को कम जलोढ़ या लोमी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ऊपर, है ना। कारण क्या है, इन्हें जल उर्वरक और कीटनाशकों की न्यूनतम जरूरत पड़ती है। देखिए इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों ही सही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसमें एक दिया है, मोटे अनाज के सेवन से स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा, ठीक है, ये हमारा ठीक है ना। दूसरा है कि मोटा अनाज कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा, ठीक है। और तीसरा है, बदलती जलवायु परिस्थितियों में केवल मोटा अनाज ही उगाया जा सकेगा। इसमें जो ऑप्शन थर्ड है ये रॉन्ग है, तो ये सही नहीं है, बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक हो जाएंगे, तो आंसर होगा सी। ठीक है, इसी तरह से अनसीन पैसेज जैसे हम लोग ऊपर पढ़ा, इसी तरह से आपको पोयम भी आएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं हम जल्दी से, है ना। मैं आपको ये सुझाव यहाँ पर देना चाहूंगी, कभी भी आप अनसीन पैसेज कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें, ताकि जब आप ध्यान से पैराग्राफ पढ़ेंगे और क्वेश्चन के वर्ड्स आपके दिमाग में हिट होंगे तो आप वहां पर मार्क करके आप आंसरेबल होंगे, वहां पर आंसर ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता ना सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूं, मैं चुका हूं देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर ही सही करते। आदमी का स्वप्न
है वह बुलबुला जल का, आज उठता और फिर कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागनी बोली, देख फिर से चांद, मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ, और उस नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए कैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग ही की ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। बहुत खूबसूरत कविता। इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, चांद को किस बात का अहंकार है। देखिए, चांद को अपने सौंदर्य का अहंकार है, नहीं। आदि मानव को देखने का, नहीं। सृष्टि में प्राचीनतम होने का, जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सृष्टि में सबसे प्राचीनतम होने का अहंकार यहाँ पर चांद को है। अगला प्रश्न है, चांद के अनुसार मनुष्य का स्वप्न किसके समान है। तो यहाँ पर किसके समान है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, है ना। तो किसके समान हो गया, बुलबुले के समान। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदमी को धन्य क्यों कहा गया है। देखिए, आदमी को धन्य इसलिए कहा गया है क्योंकि वो नए नए सृजन करता है ना, नई नई रचनाएं करता है, इसलिए आदमी को यहाँ पर धन्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, है ना, थर्ड का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं ना वह जो डैश लोहा बनाता हूं, पंक्तियों में मनुष्य की शक्ति को महत्व यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इसमें जो दिया गया है वो आपकी क्रियात्मक प्रतिभा को महत्व दिया गया है ना। वो लोहा कैसे बना रहा है, क्रिया करके बना रहा है ना, मेहनत करके बना रहा है। अगला प्रश्न है, नए घर की नींव रखकर उसे फौलादी बनाने से क्या अभिप्राय है। देखिए, नए घर की नींव रखकर उसे फौलादी बनाने से यह है कि हम एक सुदृढ़ समाज की रचना करते हैं, एक मजबूत समाज की रचना करते हैं, है ना। फौलादी बनाते हैं उसे, फौलाद यानी कि लोहे के समान उसे मजबूत बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने, पंक्ति में मनु पुत्र किसे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मनु पुत्र क्या कहा गया है, कवि को, नहीं। आधुनिक मानव को, नहीं। आदि मानव की संतान को, नहीं। अपनी क्रियात्मक शक्ति से जो एक मनुष्य चलता है उसे यहाँ पर मनुपुत्र कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक शक्ति से युक्त मानव को यहाँ पर मनुपुत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग का सम्राट प्रतीकार्थ है, किसका प्रतीकार्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सकारात्मक प्रगति के विरुद्ध खड़ी शक्तियों का जो स्वर्ग का सम्राट है वो प्रतीकार्थ है, यानी कि उसका प्रतीक है। ठीक है, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं का क्या आशय है। यहाँ पर रोज ही आकाश चढ़ने का अर्थ क्या है, आकाश की ऊंचाइयों को छूना, नहीं। अंतरिक्ष में पहुंचना, नहीं। नए नए कीर्तिमान गढ़ना, जी हाँ। रूढ़ियों पर विजय पाना, नहीं। देखिए, आकाश चढ़ने का मतलब ये है कि हम रोज रोज नई नई कीर्तियों को रचते जा रहे हैं, रोज रोज नई नई विजयों को रचते जा रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब आती है बारी प्रश्न 3 की, और प्रश्न 3 है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब से। ठीक है, लेते हैं पहला प्रश्न। महेश को अंग्रेजी भाषा के शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई का अनुभव होता है, रुक रुक कर अपनी पसंद के समाचार जानने के लिए संचार के निम्नलिखित साधनों में से उसे कौन सा साधन उपयुक्त रहेगा। पहला ऑप्शन है टीवी, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है रेडियो, फिर है इंटरनेट। देखिए, महेश को अंग्रेजी भाषा के अर्थ समझने में कठिनाइयां हो रही है ना।
तो वो रुक रुक कर अपनी पसंद के समाचार जानना चाहता है, तो रुक रुक कर सोचने का, पढ़ने का अवसर हमें किस में मिलता है? प्रिंट मीडिया में मिलता है। तो प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? समाचार पत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल करने का कारण क्या है? उसका स्थायित्व का गुण। उसमें अगला ऑप्शन है, उसमें शब्दों का उपयुक्त प्रयोग, तीसरा है उसमें लिखित भाषा की विशिष्टता, चौथा है उसमें वर्तनी की शुद्धता। तो लंबे समय तक हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं, एक संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, उसका स्थायित्व का गुण। यानी कि एक लंबे समय तक हम उसे संभाल कर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज शब्द कुछ और थे, कल कुछ और हो जाएंगे, है ना। उसके शब्दों में स्थायित्व रहता है, वो टिके रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठक तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विविध रूपों का इस्तेमाल करते हैं। तो वह क्या कहलाता है? क्या संपादकीय लेखन कहलाता है, फीचर लेखन कहलाता है, स्तंभ लेखन कहलाता है, कि पत्रकारीय लेखन कहलाता है? देखिए, ये जो संपादकीय, फीचर लेखन, स्तंभ लेखन और ये जितने भी यहाँ पर प्रकार गिनाए, ये सभी पत्रकारीय लेखन का भाग है ना। इन सभी की जरूरत एक समाचार पत्र में काम करने वाले व्यक्ति को पड़ती है, उसमें लिखने वाले व्यक्ति को पड़ती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर पत्रकारीय लेखन इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखकर उचित क्रम वाले विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है, किसी घटना, समस्या या मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। फिर है, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। फिर है, तथ्यों का विश्लेषण कर नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा? हम पहले किसी भी घटना या मुद्दे या समस्या की गहरी छानबीन करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? छानबीन करने के बाद हम उससे विरुद्ध महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा यहाँ पर, किसी घटना, समस्या या मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। और अंत में आएगा, तथ्यों का विश्लेषण कर नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें लिखी जाती हैं। देखिए, कभी भी कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी जो रोजमर्रा की खबरें लिखी जाती हैं, वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारा अभिव्यक्ति माध्यम की जो पुस्तक के 5 क्वेश्चन आते हैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप, वो खत्म हुए, है ना। और फिर से यहाँ पर आपकी अंतरा भाग 2 पर एक बेस्ड पैराग्राफ आता है, उसमें से क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो वो दिया गया है यहाँ पर। और इस पैराग्राफ को पढ़ के वही इसके उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प हमें चुनने हैं। तो जल्दी से हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गलियों से चमकती हुई गंगा की तरफ। अब देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, आपने कविता पढ़ी होगी ना, कितनी सुंदर कविता है ये, है ना। तो इसमें पहला प्रश्न है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? देखिए, खाली कटोरों में वसंत का उतरना यानी कि जो चीज खाली कटोरे कैसे होते हैं? बेकार बेजान होते हैं ना। अब उसमें वसंत का आना, खुशहाली का आना क्या है ना। तो जीवन में प्रसन्नता का छा जाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह शहर इसी तरह खुलता है, इस पंक्ति का आशय है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि हर दिन की शुरुआत इसी उल्लास, इसी उमंग, इसी खुशी के साथ होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर, इस पंक्ति में भरने और खाली होने का अभिप्राय क्या है?
देखिए इसमें शहर में खाली होने का और भरने का अभिप्राय है कि जैसे शहर की पूर्णता और रिक्तता से यहाँ पर मतलब है। जैसे वो शहर जैसे पूरा होता है और रिक्त होता है, जैसे लोग आते हैं और जाते हैं जो खाली हो, आने से यानी कि उनके आने से वो शहर की पूर्णता का प्रतीक है ना। और जब लोग यहाँ से जाते हैं तो वो उनकी रिक्तता का प्रतीक है। तो इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चमकती हुई गंगा प्रतीकार्थ है मोक्षदायिनी गंगा का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चमकती हुई गंगा किसका प्रतीकार्थ है? मोक्षदायिनी गंगा का। और प्रश्न नंबर 5 इसमें दिया हुआ है, अंधेरी गली से क्या अभिप्राय है? देखिए अंधेरी गली से अभिप्राय है मृत्यु रूपी अंधकार का। कविता आपने पढ़ी हुई है ना। तो अंधेरी गली का क्या मतलब है? मृत्यु रूपी अंधकार जो है उसे यहाँ पर कवि ने अंधेरी गली कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए अंतरा भाग 2 से हमारी पाठ्य पुस्तक से पैराग्राफ दिया जाता है, जैसा हम सभी जानते हैं, है ना। तो जल्दी से हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है, यानी कि उसके वश में नहीं है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छदान वर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर मुझे पता लग गया है कि कुटज चैप्टर से, जिसके राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वहां से पैराग्राफ मिला है ना। आगे पढ़ते हैं। वह वशी है, वह वैरागी है, राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक ही की भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूं, उसे वश में कर सकता हूँ, वश में कर सका हूँ। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। अब ये यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इससे जुड़े। पहला प्रश्न है, सुखी कौन है? देखिए हमने अभी पढ़ा कि सुखी कौन है। कौन सुखी है? जिसका मन अपने वश में है ना। तो वही सुखी है, और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, जिसका मन अपने नियंत्रण में है, अपने वश में है, वही सुखी है ना। दुखी व्यक्ति क्या करता है? दुखी व्यक्ति करता है अपने मन को, पहला ऑप्शन है अपने मन को नियंत्रण में करने की कोशिश करता है, दूसरा ऑप्शन है अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करता है, तीसरा है दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, चौथा है दूसरों में दोष निकालने की कोशिश करता है। देखिए दुखी व्यक्ति क्या करता है? हमेशा अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करता है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। निम्नलिखित में राजा जनक से कुटज की तुलना करने का कारण नहीं है ना। अपने मन पर नियंत्रण रखना, संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त रहना, कामनाओं से मुक्त वैरागी जीवन लीना लीना जीना सॉरी, दूसरों को समान स्तर पर लाने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी ने चैप्टर और ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर डी आप आराम से मार्क कर सकते हैं कि दूसरों को समान स्तर पर लाने की कोशिश करना, है ना। आगे अगला प्रश्न है, कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। कथन में निहित संदेश है। अब इसमें निहित संदेश क्या है? अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। बार बार इस लाइन की और कुटज के बारे में ये जो पूरा चैप्टर कहा गया है, इस चैप्टर में जो कहा गया है वो यही कहा गया है। क्या कहा गया है? कि स्वयं पर नियंत्रण रखें और मन पर विजय प्राप्त करें। यानी कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है, अपने मन को स्वयं को नियंत्रण रखता है ना, और मन पर विजय प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि स्वयं पर नियंत्रण रखें और मन पर विजय प्राप्त करें। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथन और कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन: कमजोर, कमजोर, अस्थिर, चंचल मन वाला व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों से जल्दी प्रभावित होता है। और इसका कारण क्या है? उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं रहती, वह सदैव असंतुष्ट रहता है। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, है ना। और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। अंतराल। अब आपकी पाठ्य पुस्तक अंतराल से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, है ना। हम सभी की फेवरेट बुक है वो अंतराल। पहला प्रश्न लेते हैं। सूरदास परिस्थितियों से भी अधिक आहत है। आहत यानी कि उनसे भी अधिक चोट खाया हुआ है, परिस्थितियों से भी ज्यादा चोट खाया हुआ है। क्यों खाया हुआ है भाई? ऑप्शन नंबर ए है सुभागी के पुनः अपने पति भैरव के घर चले जाने की बात से। दूसरा है गांव वालों द्वारा सुभागी के प्रसंग में की जाने वाली बदनामी से। सी है भैरव और जगदर द्वारा किए जाने वाले अपमान और ईर्ष्या से। और डी है भैरव द्वारा अपनी पत्नी सुभागी के साथ किए जाने वाले व्यवहार से। सूरदास परिस्थितियों से भी अधिक आहत आहत है ना। परिस्थितियों ने तो उसे घायल किया ही किया है, लेकिन उनसे भी ज्यादा किस बात से घायल है वो? ऑप्शन नंबर बी, गांव वालों द्वारा सुभागी के प्रसंग में जो की जाने वाली बदनामी है उससे सूरदास और भी ज्यादा परेशान है ना। फिर अगला है बालकों की विशेष रुचि होती है। तो बालकों की विशेष रुचि किसमें होती है? यहाँ पर बालकों की विशेष रुचि होती है संख्याओं में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला है प्रश्न यहाँ पर, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी, यह कलंक भी मेरे सिर लगना था। इस कथन में किस कलंक की बात हो रही है? इस कथन में किस कलंक की बात हो रही है? तो इसमें बात हो रही है कि सुभागी के घर से बेघर होने की। ऑप्शन नंबर ए की बात हो रही है ना। हम सभी ने पढ़ा है ना सूरदास की झोंपड़ी में प्रसंग। हम्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभागी के घर से बेघर होने की बात हो रही है। आगे अगला प्रश्न है, दांत निकाले हैं टीसत है पंक्ति में, टीसत का अर्थ क्या है? देखिए आपने ध्यान दिया हो, यदि घर में छोटा बच्चा है या आपने कहीं देखा है, तो जब उसके दांत निकलते हैं ना तो माँ बार बार उसे उसके दांतों में हनी लगाती है, शहद लगाती है। क्यों? क्योंकि दांतों में जब निकलते हैं दर्द होता है, टीसते हैं दांत, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि सॉरी डी इसका आंसर हो जाएगा। जब नए दांत निकलते हैं तो उन पर जो होने वाला दर्द होता है वही पंक्ति, वही टीसना जिसे कहते हैं, टीसत है ना। तो डी हो जाएगा जब नए दांत निकलते हैं। ठीक है। सी मत लगा दीजिएगा कि दांत निकाले जाने पर होने वाला दर्द नहीं है ये, नए दांत निकलने पर होने वाला जो दर्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बत्तख जब अंडा देने वाली होती है तब क्या करती है? ऑप्शन नंबर ए अपने पंखों को फुलाकर बैठ जाती है, बी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो जाती है, सी पानी छोड़ जमीन पर आ जाती है, और डी जमीन छोड़ पानी में चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा कि पानी को छोड़कर वो जमीन पर आ जाती है ना। आगे है, आसमान तो घऊं घऊं कर रहा था, पंक्ति का अर्थ है, पंक्ति का अर्थ मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आसमान में बादल गरज रहे थे। ठीक है। फिर है कथन कारण का प्रश्न, कि कथन कारण को ध्यान से पढ़िए और विकल्प चुनकर बताइए भाई कौन सा प्रश्न ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कथन है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। और कारण है, कारण क्या है? विकास की औद्योगिक सभ्यता के दुष्प्रभाव में मालवा भी अछूता नहीं रहा। तो कथन कारण दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कि कारण जो है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। मालवा में पानी ऐसा नहीं गिर रहा जैसे पहले गिरता था। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि विकास की जो औद्योगिक सभ्यता का जो दुष्प्रभाव है उसका नतीजा है ये।
ठीक है, तो कथन कारण दोनों सही है, और कथन जो है वो कारण जो है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित तीन विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 5 नंबर का ये प्रश्न होगा, मैं आपको बता दूं, जिसमें 3 नंबर होंगे आपके विषय वस्तु यानी कि कंटेंट के, और 1 नंबर होगा आपका भाषा का, कि आपकी भाषा कैसी है, प्रभावशाली है कि नहीं है, अशुद्धियां तो नहीं है उसमें। ठीक है, और 1 नंबर होगा आपके प्रेजेंटेशन का यानी कि प्रस्तुति का। ठीक है, जिसमें आपकी भाषा का प्रभाव और उसके शब्दों का चयन देखा जाएगा, है ना। और अशुद्धि यदि आपके लेखन में होती हैं तो उसका पूरा 1 नंबर यहाँ पर कटेगा, इसलिए लिखते समय बिल्कुल सावधानी बरतिएगा, है ना। और मैं ऐसा सुझाव आपको दूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बढ़ता कद और युद्ध ही अंतिम विकल्प नहीं जैसे विषयों को छोड़कर भीड़ भरी बस में यात्रा का अनुभव यदि आप लिखेंगे यहाँ पर, तो वो ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसमें आपकी अपनी चॉइस है बिल्कुल। ठीक, ये आपके पूरा रचनात्मक लेखन पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो इसमें जो पहला शब्द है, वो सॉरी, जो पहला प्रश्न है कि शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है, सिद्ध कीजिए कि कैसे प्रवेश करना है। देखिए, शब्दों से जुड़ने का मतलब क्या है? शब्दों से जुड़ने का मतलब है कि शब्दों से कविता की दुनिया में प्रवेश करना, है ना। अब कविता की दुनिया में हम कैसे प्रवेश कर रहे हैं? कविता की दुनिया में हम प्रवेश करेंगे शब्दों के माध्यम से। ठीक है, तो शब्दों से खेलना, ठीक है, इसका एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कविता का जो पहला उपकरण है वो क्या है? शब्द है ना। कवि W H ऑर्डेन ने भी कहा था प्ले विद द वर्ड्स, है ना। अर्थात कविता लेखन में जो सबसे पहले आता है वो क्या है? शब्दों से खेलना सीखो, और फिर अर्थ दर अर्थ उनके परतों को खोलो, और शब्दों के माध्यमों से ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार दो। ठीक है, तो इसमें अगर पॉइंट के माध्यम से हम बात करें तो शब्दों से खेलना एक पॉइंट हो जाएगा। फिर आगे हम इसे दूसरा पॉइंट दे सकते हैं कि शब्द ही कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण है। और अगर हम आगे लिखेंगे, तीसरा पॉइंट इसमें बात करें कि शब्दों से जब हम मेल जोल बढ़ाएंगे तो वही कविता की पहली शर्त है ना। और अब चौथा पॉइंट हो जाएगा कि शब्दों के भीतर छिपे अर्थ को हम परत दर परत खोलें। और आगे शब्दों के माध्यम से ही तुकबंदी, अगला पॉइंट हो जाएगा ये, कि शब्दों के माध्यम से तुकबंदी, छंद, लय और व्यवस्था की दुनिया में ले जाना, है ना। तो अब ये देखिए हम किससे कर रहे हैं? सभी शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, तो इसलिए शब्दों से जुड़ना ही कविता की दुनिया में प्रवेश करना है ना। तो इन पांचों पॉइंटों से हम प्रूव कर सकते हैं। वो 5 पॉइंट कौन से हैं? इसमें कोई 3 पॉइंट आप लिख देंगे तो ये पूरा आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा, उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे तो। पहला है शब्दों से खेलना, है ना। दूसरा है शब्द कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण है, W H ऑर्डेन ने कहा था। ठीक है, प्ले विद द वर्ड्स, सबसे पहले जब हम शब्दों से खेलना सीखेंगे तभी हम कविता की अनजानी दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे। तीसरा है कि शब्दों से मेलजोल बढ़ाना, है ना। यानी कि जब तक हमारा मेलजोल शब्दों से नहीं होगा हम कविता को ठीक से नहीं लिख पाएंगे। फिर है आगे कि शब्दों के भीतर जो छिपे अर्थ हैं उन्हें परत दर परत अपनी कविता में खोलना। ठीक है, और पांचवा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि तुकबंदी, छंद, लय और व्यवस्था के माध्यम से, यानी कि शब्दों को हम किस माध्यम से ले जाएंगे? तुकबंदी के माध्यम से, छंद के माध्यम से, लय के माध्यम से हम कविता की दुनिया में ले जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या है कि शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना, शब्दों से जुड़ना ही कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है कि कहानी में संवादों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। संवाद क्या है ना। संवाद जो आपस में कहे गए जो वार्तालाप है वही संवाद है। ठीक है, देखिए कहानी में संवादों का विशेष महत्व है।
संवाद ही ऐसे हैं जो कहानी को और पात्रों को एक विकास का, कहानी का विकास करते हैं और कहानी के पात्रों का विकास करते हैं, है ना। अगर कहानी में संवाद ना हो तो कहानी को गति नहीं मिलेगी, है ना। संवादों के माध्यम से ही हम कहानी को आगे लेकर जाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया या कहानी होती हुई कहानीकार दिखाते हैं, वो किस माध्यम से दिखाते हैं? संवादों के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है। तो संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हैं। अगर वो संवाद कहानी के अनुकूल नहीं होंगे, पात्रों को अनुकूल नहीं होंगे, तो क्या हमारी कहानी पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ कि संवाद ही कहानी को और पात्रों को विकसित करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं और कहानी को गति देते हैं, ठीक है। संवादों के माध्यम से ही हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी की घटनाओं को, प्रतिक्रियाओं को उसे पूरा करते हैं, ठीक है। संवादों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? पूरी कहानी को आकार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संवाद जो है वो कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। संवादों के बिना हम पात्र की कल्पना भी नहीं कर सकते, कि संवाद ही होते हैं जो पात्रों को कहानी के अनुसार अनुकूल बनाते हैं, ठीक है। फिर आगे अगला प्रश्न है, इसमें से कोई दो आपको करने हैं, ठीक है। इसमें तीसरा प्रश्न है कि नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की धारणा का मतलब ये है कि एक तो इसमें दोनों ही धारणाओं का महत्व है, पहले तो स्वीकार का भी और अस्वीकार का भी, ठीक है। मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जिस नाटक में असंतुष्टि होगी, छटपटाहट होगी, प्रतिरोध होगा, अस्वीकार होगा और नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी, वह उतना ही रोचक और प्रभावशाली होगा, ठीक है। और जिस नाटक में विचार व्यवस्था या तात्कालिक समस्याओं या यथास्थिति को स्वीकार करने वाले जो नाटक होंगे, वो अधिक लोकप्रिय नहीं होंगे, क्योंकि वो हम सभी ने देखे हैं, है ना। अभी जो समाज में चल रहा है, जो तात्कालिक समस्याएं हैं, वही अगर मैं अपने नाटक में दिखा रही हूँ, तो लोगों को तो पता है कि ये समाज में भी घट रहा है, यहाँ पे भी घट रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। लोगों को कौन से नाटक ज्यादा रोचक और प्रभावशाली लगेंगे? जिनमें प्रतिरोध होता है, जिनमें अस्वीकार होती है, जिनमें नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति ज्यादा होती है, वो उतने ज्यादा रोचक और प्रभावशाली लगते हैं। तो यही अर्थ है यहाँ पर स्वीकार और अस्वीकार का। स्वीकार में क्या है? स्वीकार में ये है कि यथास्थिति को जो स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि जो जैसी स्थिति है हमने उसे स्वीकार कर लिया, अपने नाटकों में दिखा दिया, ठीक है। तो हमारे नाटक लोकप्रिय नहीं होते। और अस्वीकार किसे करते हैं? जो हमने स्वीकार नहीं किया और हम उसे अपने नाटकों के माध्यम से लेकर आते हैं, अपने नाटकों के माध्यम से वो मुद्दा खड़ा करते हैं, तो वही होते हैं अस्वीकार की अवधारणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला है कि पत्रकारीय लेखन से के किस रूप को पाठकों का अपना स्तंभ कहा जाता है और क्यों? है ना। तो देखिए, पत्रकारीय लेखन के किस रूप को पाठकों का स्तंभ कहा जाता है? वो है संपादक के नाम। जब हम पत्र लिखते हैं ना, तो वो पाठकों का अपना स्तंभ कहा जा सकता है। अब क्यों कहा जा सकता है? वो इसलिए कहा जा सकता है कि जब पाठक किसी भी अपने आसपास की जो समस्याएं हैं या जो मुद्दे हैं, उन्हें उन मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए या जन समस्याओं को उठाकर वो जनमत को जुटाने के लिए, है ना, हम पाठकों को पहली बात तो पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। पाठकों के द्वारा पत्र लिखा जा सकता है, ठीक है। और फिर ये एक नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने का अवसर भी है, ठीक है। तो इसलिए इसे पाठकों का अपना स्तंभ कहा जाता है। समझ में आया आपको? एक बार मैं फिर से बता दूं कि पाठकों का अपना स्तंभ किसे कहा गया है, इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो जब हम संपादक के नाम पत्र लिखते हैं, यानी कि पाठक जब संपादक के नाम पत्र लिखता है, तो वो पाठकों का अपना स्तंभ कहा जा सकता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाठकों के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने के साथ साथ जिन जन समस्याओं को उठाकर जनमत को दिखाने के लिए वो लिखता है, इसलिए पाठकों का ये अपना स्तंभ कहलाता है,
ठीक है। और इस लेखन के माध्यम से हमारे समाज में नए नए लेखकों के द्वारा लेखन की शुरुआत भी कही जा सकती है। ठीक है। वो कैसे कही जा सकती है? वो ऐसे कही जा सकती है भाई, अगर मैंने अपने आसपास कोई समस्या, घटना, कोई मुद्दा देखा और मैं उसे उठाकर एक शुरुआत करने जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लिखना पड़ेगा ना। अब मैं शुरुआत करने जा रही हूँ तो मेरे द्वारा एक नया लेखक तैयार हुआ, नया लेखन तैयार हुआ इस माध्यम से। ठीक है। अगला प्रश्न है, तकनीकी प्रगति के बावजूद हिंदी की वेब पत्रकारिता अपने शैशव काल में ही क्यों है? इसकी प्रगति के लिए क्या आवश्यक है? भाई बहुत अच्छा प्रश्न है कि इतनी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, सब तकनीकी प्रगतियां आ गई हैं, उसके बावजूद जो हिंदी की वेब पत्रकारिता है ना, वो अपने शैशव काल में ही क्यों है? क्यों है? क्योंकि एक तो हिंदी का फॉन्ट नहीं है उपलब्ध कोई, सबसे पहला रीजन इसका ये है। दूसरा रीजन है कि हिंदी का कोई कीबोर्ड नहीं है। ठीक है। तीसरा इसमें कारण है कि हिंदी का कोई सर्वमान्य फॉन्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें गए और एक एडिट फॉन्ट, आपका एक पर्टिकुलर फिक्स फॉन्ट हिंदी का है, जैसे हिंदी में होता है ना बहुत, वो सॉरी, इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे फॉन्ट हैं। आप उसे यूज करेंगे, उसे अप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन हिंदी भाषा के लिए कोई भी प्रकार का इस तरह का कोई भी फॉन्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इसके तीन मैं दे सकती हूँ कारण यहाँ पर। एक तो हिंदी का कोई फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, सहज कोई फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, उसकी कोई सर्वमान्य मान्यता नहीं है। ठीक है। तीसरा हो जाएगा कि हिंदी का कोई अपना कीबोर्ड नहीं है। ठीक है। कोई मानकीकरण नहीं है कीबोर्ड का हिंदी का। ठीक है। फिर अब इसकी प्रगति के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब जो नहीं है हम उसे उपलब्ध करा दे तो हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? एक तो कीबोर्ड का मानकीकरण होना जरूरी है। ठीक है। यानी कि एक फिक्स कीबोर्ड, एक उसका स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो होना जरूरी है। दूसरा, हिंदी का फॉन्ट जो है वो हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना। जो उपलब्ध नहीं है हम उसे उपलब्ध कराया जाए, तो इसकी प्रगति पर कुछ कार्य हो सकता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 10। 10वां प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब कविताओं से प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर भी 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 में से किन्हीं 2 को आपको करना है। तो पहला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता से उद्धृत दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति के संदर्भ में कवि के हृदय की पीड़ा का वर्णन कीजिए। ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कविता पढ़ी है आपकी, निराला की जो कविता पढ़ी है सरोज स्मृति, तो उसमें कवि क्यों कह रहा है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति के माध्यम से कवि के हृदय की पीड़ा का वर्णन करना है ना। देखिए इसमें सबसे पहला तो ये है, इसका आंसर लिखते समय सबसे पहला ये है कि हम इस कविता के माध्यम से कवि निराला का जीवन संघर्ष जो है वो दिखाया गया है ना। अब उसमें उसने क्या दिखाया है? उसमें उसने दिखाया है कि वो कितना भाग्यहीन पिता रहा है ना। और समाज में उसके संबंध जो है वो किसी से अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है। और पुत्री के लिए वो बहुत कुछ कर जाना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, है ना। अपने पुत्री के प्रति उसने बहुत कुछ ना कर पाने का आक्रमण्यता जो है वो बोध उसे है, वो पाप बोध उसके भीतर है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन मैं कुछ भी अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाया। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, यानी कि उसका पूरा जीवन जो है वो दुखों और संघर्षों से गुजरा है। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यानी कि एक भाग्यहीन पिता हूँ, एक संघर्षरत पिता हूँ, समाज में संबंध अच्छे नहीं है किसी के लिए, किसी के साथ। और पुत्री के प्रति जो बहुत कुछ ना कर पाने का जो बोध है, अकर्मण्यता का जो बोध है, वो कवि को बार बार हो रहा है। इसलिए उसकी जो हृदय पीड़ा है वो यहाँ पर बनी हुई है और अपने जीवन को वो दुख की कथा कहता है। अगला प्रश्न है, वसंत आया कविता के आधार पर वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। अब देखिए वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन यही है जो अपने आसपास अभी शुरू होने वाला है। अब फरवरी का महीना आते ही, वसंत आते ही क्या क्या नई नई चीजें हमारे आसपास प्रकृति में घटित होने लगती हैं। एक तो पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, है ना। अब पेड़ों से पत्ते झड़ गए तो क्या होगा, नई नई कोपलें फूटेंगी, नए नए पत्ते निकलेंगे।
और ठंडी ठंडी हवा, जो शीतल मंद हवा है वो बहेगी, है ना। और जो पूरे ढाक के जंगल है वो पूरे लाल हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने जंगलों में आग लगा दी हो। ढाक के जंगल दहकना जिसे हम कहते हैं, है ना। कोयल और भ्रमरों का अपनी मस्ती में झूमने लगते हैं, है ना, बोलने लगती हैं कोयल आसपास, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। तो यही है वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता। इसमें जितने भी प्राकृतिक सुंदरता के सौंदर्य आपको याद हो, आप लिख दीजिए। लेकिन हाँ, शब्दों की समय सीमा पर ध्यान रखिए। 40 शब्दों में कहा है उसने, तो 40 से 45 हो जाए, 50 जाएंगे तो आपका समय भी जाएगा, नंबर भी जाएंगे। खैर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेड़ों से पत्ते झड़ना, नई कोपलों का फूटना, शीतल मंद हवा का बहना, है ना, कोयलों का भ्रमरों का अपनी मस्ती में झूमना, रंग बिरंगे फूल खिलना, ये सब आपकी वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, घनानंद और उसकी नायिका सुजान के प्रति क्या होड़ चल रही है? कविता के आधार पर वर्णन कीजिए। देखिए इसमें कविता जो घनानंद ने लिखी है, अगर आपको पैराग्राफ याद आ रहा हो कि आना कानी यार सी निहाई वो करोगे कोलो, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसकी व्याख्या पूरी इसमें आ जाएगी, है ना। तो इस नायिका और घनानंद के सुजान के बीच क्या होड़ चल रही थी? देखिए नायिका और सुजानंद नायिका जो घनान नायिका सुजान जो है वो घनानंद की पुकार को सुनने का ना सुनने का दिखावा करती है ना। लेकिन घनानंद को ये विश्वास है कि उसकी कूकता भरी मूकता के आगे नायिका को अपना हठ जो है वो छोड़ना पड़ेगा और उससे बात करनी ही पड़ेगी। इसलिए घनानंद और सुजान के प्रति ये होड़ चल रही थी। ठीक है। सुजान क्या कर रही है, घनानंद की पुकार को सुनकर भी ना सुनने का दिखावा कर रही है। और घनानंद क्या कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि कि तुम्हारी ये जो मूकता है उसके आगे तुम्हें अपना हठ जो है वो छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई बात। नायिका ना सुनने का बहाना कर रही है और घनानंद कह रहा है मुझे पता है कि तुम्हें बोलोगी, तुम मुझसे बात करोगी, मुझे पूरा विश्वास है। यही दोनों के बीच होड़ चल रही है, कविता के आधार पर यही वर्णन पूरा किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। प्रश्न 11वां, कविता निराला की है ना। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित माफ कीजिएगा, कविता निराला जी की नहीं है, कविता जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, देवसेना का गीत कविता का नाम है। हाँ, अब कविता देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के शमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। देखिए इस में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अ, कविता है ये आपको 6 नंबर की कविता दी गई है। काव्यांश जो दिया गया है ना, कविता नहीं काव्यांश। अब इसकी जो व्याख्या करनी है आपको प्रसंग के साथ करनी है। तो यहाँ पर संदर्भ का पूरा 1 अंक यहाँ पर रहेगा। मैं आपको 6 नंबर का मानकीकरण बता रही हूँ कि किस हिसाब से आपको किस हिसाब से एग्जामिनेशन में नंबर दिए जाते हैं, एग्जाम में नंबर दिए जाते हैं। पूरा 1 नंबर आपका संदर्भ का रहेगा। अब संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है जिसमें कवि और कविता का नाम आए, जिसमें हम बताते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से दी गई हैं, जिसमें कविता का नाम है देवसेना का गीत और उसके कविता के जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संदर्भ। ठीक है, 1 नंबर का संदर्भ है, ध्यान रखिए। अगला है प्रसंग, पूरा 1 अंक उसमें प्रसंग में दिया गया है। अब प्रसंग क्या है? प्रसंग में हम टॉपिक डिक्लेयर करते हैं, है ना, बताते हैं कि इस पैराग्राफ में किस विषय पर बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि जो नायिका है देवसेना अपने जीवन की संध्या बेला पर अपने यौवन काल का स्मरण करती है ना। पूरा जो
अपने अनुभवों को अर्जित वो वेदना में क्षणों में याद करती है, अपने दुख के क्षणों में याद करती है, और उसकी धाराओं से उसकी आंखों से आंसू जो है वो धाराओं की तरह बहने लगते हैं। तो इस में ये प्रसंग हो जाएगा। ठीक है। व्याख्या के यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और 1 नंबर मिलेगा आपको विशेष पर। ठीक है। विशेष क्या है? विशेष है उसमें आपकी जो काव्यांश है उसमें जो भाषा प्रयोग की गई है, उसमें जो छंद लय अलंकार है, वो आपके विशेष हो जाएंगे। ठीक है। संदर्भ मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिए गई हैं, जिसमें कविता का नाम है देवसेना का गीत और इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। पूरा 1 नंबर यहाँ आपको मिलेगा। अगला आ जाएगा प्रसंग। यहाँ पर हेडिंग डालकर आप लिखेंगे कि इस काव्यांश में नायिका देवसेना अपने जीवन की संध्या वेला पर अपने यौवन काल को स्मरण करते, अपने जवानी के दिनों को याद करते हुए अपने अनुभवों को, अपने वेदना में क्षणों को याद करती है ना, और उसकी आंखों से आंसू जो है वो बह रहे हैं। ठीक है। पूरा 1 नंबर इस प्रसंग में आपको दिया। आगे है व्याख्या। पूरे 3 नंबर की व्याख्या होगी। तो अब इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अब देवसेना के मुख से कवि कह रहा है। क्या कह रहा है कवि यहाँ पर देवसेना के माध्यम से? वो कह रहा है कि जीवन की इस पावन वेला पर आज मैं जीवन के भावी सुख और आशाएं, जो आकांक्षाएं हैं, है ना, मैं उनसे वेदनापूर्ण विदाई लेती हूँ। वेदना मिली विदाई, यानी कि मैंने अपने पूरे जीवन के भावी सुख, आशाएं और आकांक्षाओं से वेदनापूर्ण मैं यहाँ पर विदाई ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैंने क्योंकि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, कि मैंने भ्रम में पड़कर स्कंदगुप्त से प्रेम किया, है ना। और वो प्रेम क्या था? और अपने प्रेम में सारी एकत्रित की हुई अभिलाषाएं जो थी, है ना, उन्हें क्या किया? भिक्षा के रूप में लुटा दिया। कहने का मतलब ये है कि जीवन भर अपने आकांक्षाओं की पूंजी को यहाँ पर देवसेना नहीं बचा पाई। तो आगे क्या कहती है? छल छल थे संध्या के शमकण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। कि जीवन रूपी यात्रा करते हुए संध्या बेला के समय, यानी कि शाम के समय, अपने अंतिम, यहाँ शाम का अर्थ है, संध्या बेला का अर्थ है कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, है ना, जो मेहनत करने से जो पसीने आए हैं, वो क्या है? वो आंसू की तरह गिर रहे हैं। और मेरी यात्रा पर लेती थी खामोशी अनंतहीन अंगड़ाई, यानी कि देवसेना का जीवन जिस सुख की कामना करती रही, वह अपने पूरे जीवन में जिस सुख की कामना करती रही, वो उसे मिला नहीं, है ना। और उसे आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिला, और उसका पूरा जीवन जो है वो संघर्ष करते हुए निकला, है ना। और अब वो क्या कर रही है कि चुपचाप उस वेदना को सहन किए जा रही है ना। पूरी शांति से, चुप्पी के साथ अब उस वेदना को वो सहन कर रही है। ये इसकी पूरी व्याख्या है। अब एक बार विशेष देख लेते हैं। देखिए, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, जहां पर भी से, सी, सा आएगा वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। ठीक है। तो विशेष में पॉइंट नंबर 1 बन गया, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण में उपमा अलंकार का प्रयोग है। दूसरा हो जाएगा छल छल थे संध्या के शमकण, छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें ये कहा जा सकता है कि भाषा जो है वो परिष्कृत भाषा है। जयशंकर प्रसाद की भाषा तत्समनिष्ठ, तत्सम और परिष्कृत निष्ठ, ये जो भाषा है वहां पर आ जाएगी। एक तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा कि भाषा में चित्रात्मकता गुण विद्यमान है ना, कि एक चित्रात्मक भाषा यहाँ पर दी गई है। अगला पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पर। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गया नाहू, पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अभऊ फिरे फिरे रंग सोई, सियरी अग्नि बिरहन ही ये जारा, सुलग सुलग दग्धे बह छारा, यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भसमंतु। अब इसका संदर्भ
कविता 6 नंबर की है, मैं फिर से याद दिला दूं। 1 नंबर आपको प्रसंग का मिलेगा, 1 नंबर आपको संदर्भ का मिलेगा, 3 नंबर आपको व्याख्या के मिलेंगे और 1 नंबर मिलेगा आपको विशेष का। ठीक है। अब संदर्भ देख लीजिए। कविता याद आ गई। कविता कहाँ से ली गई है? कविता ली गई है आपके बारहमासा से, जिसके कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो संदर्भ हमारा क्लियर हो गया कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से दी गई हैं, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और उनकी कविता का नाम है बारहमासा। ठीक है। प्रसंग में आते हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती की विरह वेदना का भावात्मक चित्रण किया गया है, जिसमें वह अपने पति रतन सेन को ढूंढ रही है ना, और उसकी विरह वेदना को यहाँ पर चित्रित किया गया है। ठीक है। अब व्याख्या देखते हैं। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गया नाहू। अब नागमती यहाँ पर कहती है कि घर घर चीर रचा सब काहू, सब अपने घर में रहकर नए नए वस्त्र ओढ़ पहन रहे हैं। मोर रूप रंग ले गया ना हो, और मेरा रूप मेरा रंग मेरा प्रिय अपने साथ ले गया है। पलटी न गहुरा गाजो बिछोई, और जो एक बार गया है उसने पलट कर भी मुझे ना देखा है। यानी कि जब से वो मुझसे बिछड़े हैं उसने उन्होंने एक बार भी मुझे पलटी न बहुरा गाजो बिछोई। बिछोई यानी कि बिछड़ना, पलटी यानी कि पलटना। यानी कि जब से मेरे प्रिय मुझसे रूठा है, जो रूठे हैं वो मेरे प्रिय है, उन्होंने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा। अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई, ना जाने अब किस किस के साथ फिर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। मुझे यहाँ अकेले वेदना में छोड़कर अबहू फिरे फिरे रंग सोई, अभी ना जाने किस किस के साथ वो घूम रहे होंगे। सियरी अग्नि बिरहनी ही जाना, ये शीत रूपी सियरी। अब देखिए यहाँ पर सियरी अग्नि यानी कि ये शीत रूपी आग। अब ये शीत रूपी आग क्या है? जब आप बर्फ को अपने हाथों में पकड़ते हैं ना, आपको ठंडा लगेगा, है ना। लेकिन आप एक लंबे समय तक उसे अपने हाथ में पकड़े रखेंगे तो आपके हाथ जलने लगेंगे। तो वही है सियरी अग्नि, शीत रूपी आग। तो सियरी अग्नि बिरहनी ही है जा रहा कि ये शीत रूपी अग्नि, ये शीत रूपी अग्नि कौन सी है? बिरहनी, विरह रूपी अग्नि। ये शीत की विरह रूपी अग्नि मेरे हृदय को ही है, हृदय को जला के जारा यानी कि जार की जाती है, राख कर दे रही है। कि ये शीत रूपी विरह रूपी अग्नि जो है मेरे हृदय को जलाकर राख कर दे रही है। सुलगी सुलगी धक दे बेचारा, जिसमें मेरा हृदय क्या है? सुलग सुलग के क्या हो रहा है? छार हुआ जा रहा है, राख हुआ जा रहा है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जोबन करे जन्म करे भस्मंतु। यह दुख दग्ध, यह दुख यह दर्द न जाने कंतु, यानी कि ये दुख ये दर्द मेरा स्वामी नहीं जानता। जोबन जन्म करे भस्मंतु, ओ मेरा यौवन जो है वो भस्म हुए जा रहा है, क्योंकि मेरा प्रिय मेरे पास नहीं है और उसकी वेदना में मैं तड़प रही हूँ, और उस तड़प से ये जो मेरा यौवन है वो भस्म हो जा रहा है। समझ में आई पहला व्याख्या आपको? एक बार जल्दी से विशेष देखते हैं। संदर्भ में मैंने आपको कवि कविता बता दिए। कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और कविता कौन है? कविता का नाम क्या है? बारहमासा। प्रसंग क्या हो गया कि प्रस्तुत काव्यांश में नागमती की विरह वेदना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है। व्याख्या मैंने आपको अभी बताई। और विशेष एक बार देख लेते हैं जल्दी से। घर घर, पहला ही शब्द आ गया घर घर। सॉरी, पहले ही यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है पहले ही लाइन में। ठीक है। एक आराम से ये हो जाएगा। फिर है आगे कि भाषा कौन सी है? भाषा है अवधि। ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। और फिर है अभऊ फिरे फिरे रंग सोई में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम कर लेंगे। और जो इसका और भी पॉइंट यहाँ पर हम इसमें ढूंढ सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। तो वो आपको देखने और ढूंढने पड़ेंगे कविता के आधार पर। अपने अगले उसकी पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हाँ, इसमें आप एक पॉइंट ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो छंद है वो दोहा चौपाई है। और यहाँ पर नागमती की वेदना का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है। विशेष
में बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, कोई भी आपको 2 पॉइंट लिख देंगे आप, बहुत है, सफिशिएंट है। एक भाषा बता दीजिए, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा रचछंद बता दीजिए कि दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और घर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अबहु फिरे फिरे रंग सोई में प्रकाश अलंकार है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न देना है हमें किन्हीं 2 प्रश्नों का। और आपके पास चॉइस है 3 प्रश्नों की, यानी कि 3 उत्तर आएंगे, लेकिन हमें आंसर 2 का देना है। पहला प्रश्न है, बालक बच गया प्रसंग में जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मरमर किससे कहा गया है, उसे सुनकर लेखक को कैसा लगा। देखिए इसमें कि बालक बच गया प्रसंग में जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मरमर किसे कहा गया है, वो कहा गया है कि बालक के द्वारा जो इनाम में लड्डू मांगे गए हैं वो उसे कहा गया, उन्हें उन्हें कहा गया है। ठीक है। और इसमें जब बालक के द्वारा इनाम में लड्डू मांगा जाता है तो लेखक एक सुख भरी चैन की सांस लेता है। वो क्या सांस लेता है कि बालक पर जो ज्ञान थोपा गया है वो उस ज्ञान के बोझ से मुक्त हो गया है। ठीक है। और उसकी यहाँ पर लेखक को इस बात का सुकून है, इस बात का चैन है कि उसके अंदर जो बचपन की जो बाल सुलभ प्रवृत्तियां होती हैं, जो बच्चों की प्रवृत्तियां होती हैं, वो अभी भी बची हुई हैं। जो स्वाभाविकता होती है, जो जीवंतता होती है बच्चों की, वो अभी भी बची है, वो पूर्णतः खत्म नहीं हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। संवादिया कहानी के आधार पर लिखिए कि बिहंगपुर स्टेशन पहुंचने पर हरगोबिंद की मन स्थिति कैसी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न संवादिया कहानी जो है, अगर आप इसे रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि संवादिया जब मेहमपुर स्टेशन पहुंचता है ना, हरगोबिंद की जब पहुंचता है, बिहंगपुर स्टेशन पहुंचता है हरगोबिंद, तो उसकी मनस्थिति कैसी हो जाती है, उसका मन बहुत भारी हो जाता है ना। और उसे लगता है कि वो संवाद जो है, वो जो बड़ी बहुरिया, जो घर की बड़ी बहू है, उसने जो संवाद दिया है उसे वो नहीं सुना पाएगा, उससे ये काम नहीं होगा, है ना। और वो क्या करता है कि बड़ी बहू के दुखों से सहानुभूति तो रखता है, लेकिन अब बड़ी बहुरिया अगर अपने मायके लौट गई है ना, अगर अपने मायके लौट गई तो इस आशंका पर संवदिया को, यानी कि हरगोबिंद को, अपने गांव की बदनामी की चिंता भी होने लगती है। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट्स में आप लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। देखिए उसका मन भारी हो जाता है, वो जो बड़ी बहुरिया है उसका संवाद देने में, सुनाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो बड़ी बहुरिया के दुखों से सहानुभूति रखता है। चौथा हो जाएगा कि वो बड़ी बहुरिया के गांव लौट जाने के, यानी कि बड़ी बड़ी बहुरिया अपने मायके ना लौट जाए, इस डर से उसके गांव की जो बदनामी होगी, उस बदनामी की उसे चिंता होने लगती है। ठीक है। तो इन्हें आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर की पौड़ी की भीड़ और शहर की भीड़ के अंतर को दूसरा देवदास कहानी के आधार पर लिखिए। अब देखिए हर की पौड़ी की जो भीड़ थी और शहर की जो भीड़ होती है, दोनों में अंतर बताना है ना। और कहाँ बताना है वो अंतर, दूसरा देवदास कहानी के आधार पर बताना है। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हर की पौड़ी पर जो भीड़ थी ना, उसमें एक सूत्रता थी। ठीक है। वो सब एकजुट थे, सबका एक ही गंतव्य था, एक ही मकसद क्या था, एक ही मकसद था। और वो मकसद क्या था कि अपने जीवन के लिए जो कल्याण है उसकी कामना के लिए वो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनमें कोई होड़ नहीं लगी थी, कोई कंपटीशन नहीं लगा था। ठीक है। ये तो हुई हर की पौड़ी की भीड़ की बात। हर की पौड़ी की भीड़ के बारे में मैंने आपको अभी क्या बताया था कि हर की पौड़ी की भीड़ में एक सूत्रता थी, सबका एक गंतव्य स्थान था, यानी कि सबको वो स्नान करना था। ठीक है। और सभी को अपने जीवन के प्रति कल्याण के लिए कल्याण, अपने जीवन के कल्याण के लिए कामना करनी थी, प्रार्थना करनी थी। ठीक है।
अब शहर की भीड़ में क्या है, शहर की भीड़ में क्या होता है कि सब अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए एक दूसरे अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए बहुत शीघ्रता होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है, कंपटीशन होता है। तो दोनों की भीड़ में अंतर समझ में आया कि हर की पौड़ी पर जो सभी लोग हैं उन सभी का एक ही उद्देश्य है कि गंगा में नहाना, डुबकी लगाना और अपने जीवन की कल्याण की कामना करना, अपने जीवन के कल्याण के लिए कामना करना। और शहर की भीड़ का क्या उद्देश्य है कि अपने हमें एम पर पहुंचना है, ठीक है, और एक दूसरे से आगे निकलना है, पहले पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और दो गद्यांश यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला है, इसकी आपको गद्यांश की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो मैं पहले से एक बार आपको बता दूं, इसमें जो गद्यांश की व्याख्या, अभी हमने ऊपर काव्यांश की व्याख्या की थी, है ना। तो काव्यांश भी हमारा 6 नंबर का है, गद्यांश भी हमारा 6 नंबर का है। सेम इसमें भी यही है कि 1 नंबर का संदर्भ रहेगा, 1 नंबर का प्रसंग रहेगा, 3 नंबर की व्याख्या रहेगी और 1 नंबर का विशेष रहेगा, ठीक है। पहला गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है आपके ये प्रेमघन की छाया स्मृति से, ठीक है, जिसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। तो ये आपका संदर्भ हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 से लिया गया है, जिसके जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल और पाठ का नाम है प्रेमघन की छाया स्मृति, ठीक है। फिर प्रसंग आ जाएगा, इसमें प्रसंग क्या है, अब देखिए चौधरी साहब से तो हम बहुत अब तो बहुत अच्छी तरह परिचय हो गया। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था, हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस हैं, वसंत पंचमी, होली इत्यादि आदि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे हैं, आप इधर से उधर टहल रहे हैं, एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए आगे पीछे लगा हुआ है। अब देखिए इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसका वर्णन किया है, चौधरी साहब का यहाँ पर वर्णन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, आपका प्रसंग आ जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के द्वारा चौधरी साहब का यहाँ पर उनके व्यक्तित्व का जो है, व्यक्तित्व की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है, उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इस गद्यांश में लेखक क्या बता रहा है, इस गद्यांश में लेखक बता रहा है पूरा का पूरा चौधरी साहब के बारे में, ठीक है, कि हम उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। देखिए गद्यांश का मतलब यहाँ पर यह है कि पैराग्राफ पढ़िए और उसे उठा करके अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन कर दें, लिख दें, यही गद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेमघन जी को अब खासा हिंदुस्तानी रईस बताया गया है लेखक के द्वारा, और लेखक उनके बारे में सारी विशेषताएं जो हैं वो बता रहे हैं कि उनकी हर एक बात से तबीयतदारी टपक रही है, बसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों पर उनके घर खूब नाच रंग और उत्सव हो रहे हैं, है ना। उनकी हर बात में विलक्षण है, और ये सब इधर से उधर टहल रहे हैं और उनके पीछे एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए हुए जो है उनके आगे पीछे लगा हुआ है, यानी उनकी सेवा में तत्पर है। खैर, अगला इसमें विशेष यदि देखें तो विशेष क्या हो जाएगा, एक तो भाषा इसमें आप बता देंगे। इसमें जिस तरह से हम काव्यांश के पॉइंट बताते हैं उसी तरह से यहाँ पर गद्यांश के भी पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें किन्हीं दो पॉइंटों का हम एक्सप्लेन कर दें, कोई किन्हीं दो पॉइंटों का एक्सप्लेन कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। भाषा सरल है, प्रभावपूर्ण है, ठीक है। एक तो इसमें ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा आपका कि आपकी प्रस्तुत गद्यांश में
कि हाँ, प्रस्तुत गद्यांश में चौधरी साहब के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ हाँ, और चौधरी साहब के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है, भाषा सरल है, ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा हो जाएगा कि इसमें चित्रात्मकता का गुण जो है वो भाषा में विद्यमान है। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे, और इनमें तीन में से किसी दो का वर्णन कर देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। अगला गद्यांश हम लेते हैं। हम्म। अगला गद्यांश है कि इन्हीं गांवों में एक का नाम है अमझर, आमों के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झड़ते हैं, किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, ना कोई फल पकता है, ना कुछ नीचे गिरता है। कारण पूछने पर पता चलता है कि जब से सरकारी घोषणा हुई है, अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए गए हैं, तब से ना जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। अब देखिए, इस पैराग्राफ के माध्यम से सबसे पहले यदि संदर्भ की हम बात करें, तो संदर्भ इसमें क्या है, पाठ का नाम क्या है कि जहां कोई वापसी नहीं। ठीक है। और लेखक हैं इसके निर्मल वर्मा। ठीक। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि औद्योगिक सभ्यता आने के कारण जो आम जो सॉरी जो गांव कभी पेड़ आम के पेड़ों से घिरा रहता था, जहां आम झड़ते थे, अब उस पर क्या है कि पूरा का पूरा सूनापन आया हुआ है ना, यानी कि औद्योगिक सभ्यता ने इसे क्या किया है, पूरे विनाश की सभ्यता बना दिया है। ठीक है। ये क्या कहते हैं, आपके प्रसंग में आ जाएगा ये। संदर्भ मैंने आपको बताया कि जहां कोई वापसी नहीं, पाठ का नाम, लेखक हो गए निर्मल वर्मा, और ये आपकी अंतरा भाग 2 से लिया गया है। ठीक है। और प्रसंग आ जाएगा कि यहाँ पर औद्योगिक सभ्यता के कारण आए हुए बदलाव का वर्णन किया गया है। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में औद्योगिक सभ्यता के आ जाने के कारण जो गांव में बदलाव हुए हैं उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या आप कर देंगे। ठीक है। कि जो अमरोली प्रोजेक्ट जिसकी लेखक बात कर रहा है ना, यानी कि औद्योगिक सभ्यता जो आई है उसने क्या किया है कि गांव के सौंदर्य को समाप्त कर दिया है। लेखक यहाँ पर बात कर रहा है अमझर गांव की, यानी कि एक ऐसा गांव जो हमेशा पेड़ों से घिरा रहता था, आम के पेड़ों से घिरा रहता था, जहां आम झड़ते थे, आमों की वर्षा होती थी, लेकिन अब 2-3 वर्षों से वहां पर सूनापन है। क्यों सूनापन है, ना वहां कोई फल टपक रहा है, ना नीचे झड़ता है। और सूनापन क्यों है, सूनापन इसलिए है कि जब से सरकारी घोषणा हुई है अमरोली प्रोजेक्ट की, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे गांव जो हैं वो उजाड़ दिए गए हैं। जब आम के पेड़ सूखने लगेंगे, आदमी उजड़ेगा, तो ऐसे में पेड़ जीवित नहीं रहेंगे, यानी कि प्रकृति जो है वो बिल्कुल नहीं बचेगी, और वो हमारी सभ्यता को विनाश के हाशिए पर ले आएगी। ठीक है। तो इसमें भी आप बता देंगे कि भाषा है आपकी यहाँ पर खड़ी बोली। ठीक है। और और आप बताएंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर औद्योगिक सभ्यता की बात की गई है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। भाषा स्पष्ट है ना, और खड़ी बोली है। ठीक है। और यहाँ पर औद्योगिक सभ्यता की बात की गई है, तो ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित, ये हमारा क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न है ना, 14वां प्रश्न, 14 क्वेश्चन जो है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। ये सदा नीरा नदियां मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। इस कथन के आधार पर लिखिए कि वर्तमान समय में देश के अन्य भागों में नदियों की क्या स्थिति है। देखिए, अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता है ना, जो चैप्टर है उससे प्रश्न दिया गया है, 3 नंबर का ये प्रश्न है।
ठीक है। 3 नंबर के प्रश्न में कोई भी 3 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर देंगे और उन्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी और आंसर में नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अब ये कह रहा है कि ये सदा नीरा नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। इस कथन के आधार पर अब आज के भारत की वर्तमान समय में देश के अन्य भागों में जो है वो नदियों की क्या स्थितियां हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे देश के जो अन्य भाग हैं वहां पर जो नदियां हैं उनकी स्थिति भी मालवा से कुछ अलग नहीं है, कुछ कम नहीं है। उनकी स्थिति भी बिल्कुल मालवा जैसी ही है, ठीक है। और नदियों में पानी, अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि नदियों में पानी केवल चौमासे में ही आता है, ठीक है, जब बारिश पड़ती है। नहीं तो वो भी क्या है, बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि शहरी और जो रासायनिक जो कचरा है वो क्या कर रहा है, हमारी नदियों को दूषित कर रहा है, ठीक है। और जो नदियां पहाड़ों से निकलकर मैदानों की तरफ पहुंच रही हैं, यानी कि मैदानों तक पहुंचते पहुंचते उनका जल जो है वो पूरा विषैला हो जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप इसमें लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। और ये अंतिम प्रश्न है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ से ली गई पंक्ति खेल में रोना कैसा में किस खेल की बात हो रही है, और जीवन में मिलने वाली असफलताओं के संदर्भ में इससे क्या प्रेरणा मिलती है। देखिए, खेल में रोना कैसा, यहाँ पर किस खेल की बात हो रही है, यहाँ पर जीवन रूपी खेल की बात हो रही है, ठीक है। और जीवन में मिलने वाली असफलताओं के संदर्भ में इससे क्या प्रेरणा मिलती है, देखिए इससे ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सफलता और असफलताओं का क्रम जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो हमें असफलताओं से नहीं घबराना, हमें सकारात्मकता के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ क्या करना है, चुनौतियों का सामना करना है, जिस तरह से सूरदास ने किया था। पूरी सकारात्मकता के साथ चुनौतियों का सामना करना है और अपनी इच्छा शक्ति से उन कार्यों को पूरा करना है जो हमने अधूरे छोड़े हैं, या हम जिनकी ओर उन्मुख हैं, या जो हमें पूरा करने हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखें इस क्वेश्चन को कि खेल में रोना कैसा किस खेल की बात हो रही है, तो खेल में जीवन रूपी खेल की बात हो रही है, ठीक है। हमें अपने जीवन की सफलताओं और असफलताओं के क्रम से नहीं घबराना, ठीक है। अगर सफलता आई है तो उसके बाद असफलता भी आएगी, अगर असफलता आई है तो हमें सफलता भी जरूर मिलेगी, ठीक है। तो हमें अपनी असफलताओं से नहीं घबराना और पूरी सकारात्मकता के साथ, ठीक है, चुनौतियों का सामना करना है, ठीक है। और अपनी इच्छा शक्ति से जो हमारे कार्य हैं वो हमें पूरा करने हैं, ठीक है। दोस्तों, आज मैंने 2024 का सेट ए आपके सामने पूरा सॉल्व किया, और मैं आगे आने वाले दिनों में 2023, 22 और 21, 20 इस तरह से करके आपके सारे क्वेश्चन पेपर मैं साथ लेकर आऊंगी। और मैं ये कोशिश करूंगी कि आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर से पहले कि ये हमारी रिवीजन पूरे 10 सालों के क्वेश्चन पेपर की हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं आपको जितना अपना बेस्ट दे पाऊँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ इससे कुछ भला आपका जरूर हुआ होगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।